हेलो एवरीवन। तो पीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था जियानान एकेडमी के ऊपर जैसे ही हॉलिप सोल के बंदे हमला करते हैं, ओल्ड भाई और ओल्ड जियान भी अपने कल्टीवेशन से जग जाते हैं, लेकिन वो दोनों अभी सिर्फ 9 स्टार ताउजून में ही पहुंचे हुए थे, जिसके वजह से वो हान्यू के स्ट्रेंथ को जैसे ही नोटिस करते हैं वो लोग थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। उसके बाद हान्यू के एक ही हमले से ओल्ड भाई और ओल्ड जियान काफी दूर खिसकते हुए चले जाते हैं। अब हान्यू जैसे ही श्रेयान के स्टैचू को देखता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसी टाइम पर सब नोटिस करते हैं वो स्टैचू टूटने की जगह वैसे का वैसा खड़ा है और वहाँ पर कोई प्रेजेंट हो चुका है। फिर सब देखते हैं वहाँ कोई और नहीं, श्रेयान ही प्रेजेंट है और श्रेयान कह रहा है एक ब्यानशिंग की इतना हिम्मत कि वो मेरे स्टैचू को तोड़ेगा। फिर श्रेयान अपने हाथ को क्लंच करते हुए सारे लाइट ताओशेंग के वॉरियर को एक ही सेकंड में मार देता है। ये देखकर हान्यू फटाक से वहाँ से खुद को बचाने के लिए विड्रॉ करने लगता है, लेकिन श्रेयान बस अपनी एक ही सारे में सबको खत्म कर देता है। अब सबको खत्म करने के बाद जियानान एकेडमी में पहुंचते हैं जियानान एकेडमी का हेडमास्टर मिंटियांची। फिर श्रेयान और जूनर अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने लगते हैं और इसी टाइम के दौरान क्वीन मेड्यूसा भी उनके पास पहुंच जाती है और वो कहती है ब्लैक कॉर्नर रीजन में जितने भी हॉलिप सोल के बंदे प्रेजेंट थे उन सब का काम खत्म हो चुका है। फिर सब लोग मीटिंग हॉल में चलते हैं। फिर श्रेयान उसके साथ हुआ सारे इंसिडेंट्स को शेयर करने लगता है। फिर श्रेयान और उसके ग्रुप के हेल्प की वजह से सूचियान उन सब के सामने थैंकफुल होने लगते हैं, लेकिन श्रेयान कहता है अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज इतना आगे जा नहीं पाता। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है सूचियान अपने हाथों को वेव करते हुए कहते हैं क्योंकि तुम मेरी एकेडमी में आए थे तो तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज था। इसी टाइम पर साइड में प्रेजेंट हुए मिंटियांची हंसते हुए कहते हैं ही ये छोटा सा लड़का स्ट्रेंथ में हमारे क्लैन हेड के बराबर का है, लेकिन ये एकेडमी का हेडमास्टर होने के नाते अभी भी मेरा पोजीशन इस लड़के से ऊंची है। अब मिंटियांची अंदर ही अंदर कड़वाहट फील करते हुए सोचते हैं जब मैं ये छोटे लड़के से मिला था ये सिर्फ 1000 क्लास का वॉरियर था और इसको मैं पहली बार इंटीरियलम के लाइटनिंग पुल में मिले थे और सेकेंड टाइम जब इससे मैं मिल रहा हूँ तो ये लड़का मुझे सरपास कर चुका है। और जब मिंटियांची सोचते हैं ये जो डाउकी कॉन्टिनेंट का टॉप यंग एक्सपर्ट उन्हीं के जियानान एकेडमी का स्टूडेंट है वो भी अंदर से गुदगुदी महसूस करते हैं। अब ओल्ड मैंगची की हरकत को देखकर श्रेयान कहता है ओल्ड जी इस टाइम के दौरान आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा और जैसे ही आप कोई भी हान क्लैन के एक्सपर्ट को डिस्कवर करते हो आपको इंस्टेंट ही वार्निंग इशू करवा देनी चाहिए, जिसके चलते अलायंस आपकी मदद करने के लिए इंस्टेंट पहुंच जाएगा। अब आगे श्रेयान कहता है मुझे माग्मा वर्ल्ड में जाना होगा क्योंकि मुझे कॉन्फर्म करना ही होगा आखिर माग्मा वर्ल्ड के डीप प्रिजन में क्या है। अब ये चीज को सुनकर सूचियान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो श्रेयान के स्ट्रेंथ के बारे में याद करते हैं तो वो अंदर से रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि भले ही मैग्मा वर्ल्ड मिस्टीरियस डरावना हो लेकिन श्रेयान के स्ट्रेंथ के सामने उसके लिए वहाँ से सेफली बाहर आना ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अब इस चीज को सुनकर जूनर अपनी बाहें सिकुड़ते हुए कहती है ब्रदर श्रेयान मैं आपके साथ नीचे मैग्मा वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ और अगर एंशिएंट गॉड मिशन सच में नीचे मौजूद होता है तो फिर वहाँ पर कैसा डेंजर है इसके बारे में मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो भी चीजें दाऊदी से संबंधित होती है उसका सिंपल होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर श्रेयान अपने सर को हिलाते हुए कहता है हम में से बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिसकी वजह से तुम सबको मिलकर एकेडमी का ध्यान रखना होगा, तो बाकी की चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मेरे अभी के स्ट्रेंथ के साथ अगर मैग्मा वर्ल्ड के बॉटम में वहाँ पर मुझे आंटी आंटी के लेवल का एक्सपर्ट भी मिलता है तब भी मैं भले ही उसको हराना पाऊँ लेकिन वहाँ से खुद की जान को बचाकर भागने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब श्रेयान को ऐसे जिद पे अड़ते हुए देख जूनर आगे कुछ नहीं बोलती, वो बस हल्के से अपने सर को हाँ में हिलाकर श्रेयान को कुछ और चेतावनियां देती है। तो अब सारी बातों को सुनने के बाद श्रेयान अपनी जगह से खड़े होकर कहता है कि चलो अब हम डिले नहीं करते तो मैं इंस्टेंट ही माग्मा वर्ल्ड के अंदर जाता हूँ। ये सुनकर सूचियान और बाकी के लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर सब लोग हाँ में अपने सर को हिलाते हैं। फिर सीन चेंज होकर आता है इनर एकेडमी के ब्रेजिंग स्काई टावर के बॉटम को और अभी के लिए श्रेयान
मैग्मा वर्ल्ड के एंट्री पॉइंट में खड़ा होता है और जैसे ही वो अपने हाथ से पीछे आने का इशारा करता है, ब्लेजिंग स्काई टावर के नीचे से कई सारे इंडिविजुअल फ्लेम इकट्ठे हो जाते हैं और काफी जल्दी उसके हाथ में एक फ्लेम का क्लस्टर बन जाता है। और इस इल्यूशनरी फ्लेम को देख के शोयान स्माइल करते हुए कहता है, फॉलन हार्ट फ्लेम। इसे देखे हुए मुझे कई साल हो चुके हैं और अभी काफी ग्रो हो चुका है। और ये वही बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम होता है जिसको शोयान ने मैग्मा वर्ल्ड के नीचे से अचीव किया था और अब 10 साल तक ग्रो होने के बाद ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसी टाइम पर सुचियान भी हंसते हुए कहते हैं, इस चीज के ऊपर हमारे काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं और इस फॉलन हार्ट फ्लेम को ग्रूम करने के लिए पिछले कई सारे सालों में मैंने अपनी साइड से कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन अच्छी बात तो ये है, मेरे एफर्ट्स बर्बाद नहीं गए क्योंकि अभी का ब्रेजिंग स्काई के टावर पहले से कई गुना इफेक्टिव है, क्योंकि आफ्टर ऑल पहले की मैच्योर हो चुकी फॉलन हार्ट फ्लेम हमारी ऑर्डर्स को नहीं मानता था और वहीं पर आज का ये बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम जिसके मैं स्टार्टिंग से देखभाल करता आ रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा। ये सुनकर शोयान फटाक से स्माइल करते हुए चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में ये जो फ्लेम था वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस चला जाता है। फिर शोयान दोबारा से पीछे मुड़कर जूनर को देखते हुए कहता है, मेरे वापस आने का इंतजार करना। ये सुनकर जूनर सॉफ्ट आवाज में कहती है, ठीक है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और गाइस, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेड्यूसा के सामने शोयान जूनर को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो क्या मेड्यूसा को जेलस फील नहीं हो रहा? क्योंकि आखिर वो उसकी फर्स्ट वाइफ है, तो फिर आखिर शोयान उसे इस तरीके से इग्नोर कैसे कर पा रहा है? खैर क्या पता मेड्यूसा वहाँ पर प्रेजेंट ही ना हो। खैर छोड़िए, हम आते हैं नोवेल के अंदर। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद शोयान फटाक से एक ब्लैक कलर के क्लस्टर में ट्रांसफर होकर सीधे के सीधे मैग्मा वर्ल्ड के टनल के अंदर एंटर कर जाता है। और अब शोयान देखता है, भले ही मुझे यहाँ पर आए हुए 10 साल हो चुके हों, लेकिन ये जगह का मैग्मा वही सेम रेड कलर का है और वहीं पर इस मैग्मा के एंड को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब शोयान के एक ही इशारे पे सामने एक गुफा बन जाता है। अब शोयान एक अजीब सा स्माइल देते हुए कहता है, तो फाइनली मैं यहाँ पर वापस लौट चुका हूँ, लेकिन इस बारी में एग्जैक्टली जानना चाहता हूँ नीचे आखिर कौन सा राज छुपा हुआ है। अब नीचे देख रहे शोयान के आंखों में एक इंटेंस लाइट को हम राइज होते हुए देख पाते हैं, जिसके वजह से उसके बॉडी में से इंस्टेंटली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम रिलीज होता है। अब फाइनली वो एक फायर ग्लो में बदल के एक स्पेशल आवाज के साथ सीधे के सीधे मैग्मा वर्ल्ड में चला जाता है। अब जैसे ही शोयान का फ्लेम मैग्मा के अंदर एंटर करता है, हमें बड़े बड़े वेव्स क्रिएट होते हुए दिखाई देता है और ये लोटस फ्लेम के अंदर कौन होता है? हमारा शोयान। अब शोयान फटाक से इस मैग्मा के डीपेस्ट रीजन में जाने लगता है। अब जब आसपास का मैग्मा उसके आसपास के 5 फीट के रेडियस में आने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप ही वेपराइज हो जाया करते थे। और वैसे भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ के साथ बात साफ हो जाती है कि इस मैग्मा के पास शोयान का रास्ता रोकने का ताकत नहीं है और अभी के लिए शोयान पहले से कई गुना स्पीडली आगे बढ़ने लगता है और बस 10 मिनट के कम टाइम के अंदर वो मैग्मा वर्ल्ड के काफी गहराइयों में पहुंच जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसका बॉडी स्लो हो जाता है, लेकिन उसका बॉडी चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा को देखने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, वो काफी काम रहता है। और अभी के लिए शोयान बहुत सारे पावरफुल ओरा को सेंस करता है जो कि उसके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं और शोयान जान जाता है वो सारे मैग्मा क्रिएचर हैं, जिसके चलते अब शोयान अपने पैरों को धीरे से प्रेस करता है। उसके बाद उसके आईब्रो के बीच में से एक पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन रिलीज हो जाता है, जिसके वजह से उसके आसपास का मैग्मा एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और कई सारे फिगर्स जो कि इसके अंदर छिपे होते हैं वो कुई के चीखे निकालते हुए काफी दूर चले जाते हैं। अब इस आवाज के गूंजने के बाद शोयान के आसपास का मैग्मा फ्लक्चुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर शोयान को एक ब्राइट हेड फिगर का झुंड दिखाई देता है और ये सब चारों तरफ से शोयान को घेर लेते हैं। अब इस लिजार्ड जैसे मैग्मा क्रीचर को देखने के बाद शोयान की आंखें थोड़ी दूर पर रुक जाता है और वहाँ पर देखता है वो 2 क्रीम व्हाइट लिजार्ड एकदम स्टाइल से खड़े
हुए होते हैं और ये बाकी के क्रिएचर से काफी ज्यादा उल्ट लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये दोनों लिजार्ड की स्ट्रेंथ एक्चुअल में बैंशिंग क्लास पर पहुंच चुका है। अब शोयान ये दोनों लिजार्ड को देखकर एक लाइट पास करता है। अब शोयान के फेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ चीजों की क्लैरिटी मिल चुका है। इसी टाइम पर शोयान कहता है तभी मैं कहूँ आखिर मास्टर टियानु की ऐसे स्ट्रेंथ के बावजूद भी उनकी जान यहाँ पर कैसे चली गई होगी। तो आखिर लिजार्ड के बीच में भी एक ऐसा एग्जिस्टेंस मौजूद है। लेकिन अभी के लिए शोयान काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता था अगर पहले उसका मुलाकात ऐसी मैग्मा क्रीचर से होता तो वो पता नहीं आज जिंदा होता या नहीं। इसी टाइम पर शोयान जब सरप्राइज हो रहा होता है वो दोनों स्टाइल से खड़े हुए लिजार्ड में से एक लिजार्ड ह्यूमन वर्ड में कहता है इंसान ये एक गॉड का टूम है तो तुम्हारे जैसे इंसान यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो तुम यहाँ से जल्दी से वापस लौट जाओ क्योंकि अगर तुम गार्डियन को जगा देते हो तो फिर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये सुनकर शोयान कहता है टूम्ब ऑफ गॉड और गार्डियन। अब आगे शोयान हंसते हुए कहता है क्योंकि यहाँ पर गार्डियन है तो फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि वो लोग कौन सी चीज को गार्ड कर रहे हैं। ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुए वो दोनों क्रीम व्हाइट कलर के लिजार्ड शोयान को काफी गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं। अब वो चिल्ली आवाज में कहते हैं ए इंसान अगर तू मरना नहीं चाहता है तो फिर तू चुपचाप यहाँ से भाग जा। अब ये आवाजों को सुनकर आसपास प्रेजेंट हुए बाकी के लिजार्ड भी अपने बॉडी से मॉन्स्टरस ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। लेकिन इधर शोयान अपनी चारों तरफ की किलिंग इंटेंशन को फिल करने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा शांत और काम रहता है जिसके चलते अब वो हंसते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं मैग्मा वर्ल्ड के बॉटम में जाकर ही रहूंगा। अब ये कहते ही वो अपने बॉडी से काफी स्पीडली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को चारों तरफ रिलीज करने लगता है और जैसे ही चारों तरफ ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैलता है आसपास का मैग्मा पूरे तरीके से ट्रम्बल हो जाता है और उसमें से हल्के से बजिंग की आवाज बाहर आने लगता है और अगले ही पल वो दोनों फायर लेजर्ड की बॉडी पूरे तरीके से ट्रम्बल होकर भयंकर स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करने के बाद ये लोग खुद को कांपने से रोक नहीं पाते और इनकी जो फॉर्मेशन होती है हम उसे एक ही सेकंड में बिखरते हुए देख पाते हैं। अब ऐसे सिनेरियो को देखकर वो दोनों क्रीम व्हाइट कलर के लिजर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन खैर इससे पहले वो लोग रिएक्ट भी कर पाते उनके सामने का मैग्मा अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। फिर एक अल्टीमेट लेवल की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन इनके बॉडी के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से बैंक आवाज के साथ मैग्मा का वेव 10,000 फीट पीछे फोर्सफुली चला जाता है और ये दोनों व्हाइट लिजर्ड भी कट्टी पतंग की तरह पीछे चले जाते हैं और साथ ही साथ इनके मुंह से लगातार खून रिलीज होने लगते हैं। अब ये देखकर शोयान भी कहता है गेट लॉस्ट। अब ये कहते ही शोयान के बॉडी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन ओमिट होने लगता है जिसके वजह से उसके 100,000 फुट के दायरे के मैग्मा खोलने लगता है और उसके आसपास प्रेजेंट हुए बाकी के सी क्रिएचर भी फोर्सफुली पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। लेकिन शोयान ये सारे फायर लिजार्ड का जान नहीं लेता क्योंकि वो इस जगह से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है। तो वो खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि अगर वो यहाँ पर ये अजीब से दिखने वाले फायर लेजर के साथ फालतू में मारकाट करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर कैसे कैसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकता है। और रिगार्डलेस अभी के सिचुएशन चाहे कैसे भी हो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस जगह को दाव की कॉन्टिनेंट की लास्ट दावती ने छोड़ा होगा जिसके चलते यहाँ पर सतर्क रहना काफी जरूरी है। अब सारे फायर क्रिएचर दूर से शोयान को देख रहे होते हैं जो कि उन सब की आंखों के सामने ह्यूमन गॉड है। अब वो दोनों क्रीम व्हाइट कलर के बड़े बड़े पावरफुल लिजर्ड अपने मुंह से खून को पोंछते हुए एक होर्स आवाज में कहते हैं जो भी इस गॉड के टूम में पैर रखने की हिम्मत करेगा उससे डिवाइनिंग पनिशमेंट को सफर करना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर शोयान सिर्फ स्माइल पास करता है लेकिन वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है क्योंकि वो जान जाता है कि इस मैग्मा के नीचे जरूर कोई एक चीज एग्जिस्ट करता है और ये लोग शायद जिस गॉड के टूम के बात कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली ताओशियंसिएंट गॉड मेंशन ही है। और जैसे ही शोयान इस चीज के बारे में सोचता है उसके आंखें एकदम से फायरी हॉट हो जाते हैं। अब शोयान अपनी सूखी होठों को लिक करते हुए कहता है लगता है इस बॉटमलेस
मागमा की गहराइयों में कोई एक चीज तो जरूर मौजूद है जिसकी वजह से मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं सही हूँ। ये बोलते ही वो फायर ग्लो में बदल के बिजली की रफ्तार से सी ऑफ मागमा में जाने लगता है। अब शोयान के फिगर को देखकर वो फायर लिजर्ड बिल्कुल भी शोयान का रास्ता नहीं रोकते, क्योंकि जैसा लास्ट टाइम का उनका सिचुएशन हो गया था वो साफ तौर पे फील कर पा रहे होते हैं शोयान ने उनके ऊपर दया दिखाई है, नहीं तो वो लोग पता नहीं कब का मर चुके होते। अब वो क्रीम व्हाइट कलर के लिजर्ड एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद कहते हैं, मूर्ख इंसान, तू अपने मौत को बुलावा दे रहा है। अब ये बोलते ही वो दूर मागमा के अंदर चले जाते हैं और अब इधर क्योंकि शोयान का कोई भी रास्ता रुकने वाला नहीं होता, वो काफी स्पीडली मागमा के अंदर जाने लगता है। लेकिन वो चाहे कितनी भी स्पीड से मागमा के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो, ये मागमा का एंड ही नहीं होता। लेकिन फिर भी शोयान गिव अप करने का नहीं सोचता। इसी टाइम पर शोयान हल्के से स्माइल करते हुए कहता है, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि इस मागमा का कोई एंड नहीं है। अब धीरे धीरे ट्रैवलिंग के दौरान न जाने कब ये मागमा जो कि रेड दिख रहा था वो अब ब्लैक दिखने लगता है और इस मागमा के रंग बदलने की वजह से शोयान का स्पीड भी रिड्यूस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस मागमा के अंदर कोई एक अजीब सा मिस्टीरियस सा हीट छिपा हुआ है, जिसकी वजह से इस हीट एनर्जी को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उतना आसानी से प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा होता। अब आसपास की ऐसी बदलाव को देखकर शोयान की आंखों में एक अजीब सा चमक आ जाता है, लेकिन उसके दिल में अब अजीब सा फीलिंग भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। अब अचानक से शोयान अपने बॉडी को वहीं पर रोक लेता है। अब जैसे ही शोयान रुकता है, शोयान का आसपास की जगह एक्सप्लोर होने लगता है और अभी के लिए शोयान का स्पिरिचुअल परसेप्शन उसे बता रहा होता है वो मागमा के एंड पर आ चुका है, लेकिन तभी भी उसे एंडलेस मागमा के अलावा कोई और चीज नहीं दिखाई दे रहा होता। अब अचानक से शोयान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से ढक लेता है। फिर वो जैसे ही अपने सामने के मैग्मा को टच करता है, शोयान देखता है उसके सामने की स्पेस तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। उसके बाद शोयान का हाथ गायब हो जाता है। दरअसल चीज कुछ इस तरीके की होती है जैसे शोयान ने कोई दूसरी दुनिया की बाउंड्री को टच कर ली है। अब अपने सामने की इस सिनेरियो को देखकर शोयान भी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, क्या मागमा वर्ल्ड के गहराइयों में और एक रियलम है? अब शोयान हंसते हुए कहता है, सच में ताओशी एंशिएंट गॉड अपने रेपुटेशन को डिजर्व करते हैं। अब इस चीज को देखकर शोयान 80% श्योर हो जाता है कि ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन पक्का यहीं पर ही एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से शोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो चुपचाप से अपने पाव को आगे बढ़ा देता है। फिर शोयान जैसे ही दूसरे रियलम पे एंटर करता है, उसके कानों में लगातार जाने वाली मैग्मा फ्लो की आवाज गायब हो जाती है और अभी के लिए शोयान को अपने सामने एक नई दुनिया दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा शांति फैला हुआ था। ऐसा लगता है जैसे ये जगह हजार हजार सालों से सुनसान हो, क्योंकि ये पूरा रियलम बहुत ही एंशिएंट सेंट से भरा हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे शोयान इस रियलम को देखता है, वो पाता है कि ये जगह पूरे तरीके से खाली है। अब शोयान काफी अटेंटिव होकर अपने एक एक कदम को फूंकते हुए आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उठते हुए अब शोयान एक जगह पर फाइनली रुकता है। अब शोयान जैसे ही सामने देखता है, वो पाता है एक हल्का सा लाइट क्लस्टर को। दरअसल ये होता है एक दरवाजा और इसका आकार होता है 100,000 फीट से भी बड़ा और इस पत्थर से बना दरवाजा इस खाली स्पेस में चुपचाप से खड़ा हुआ था। ऐसे लगता है कि जैसे जब से ये दुनिया बना है तब से ही ये दरवाजा मौजूद है। और तो और शोयान सेंस करता है कि इस दरवाजे से एक एंशिएंट ऑरा ओमिट हो रहा है और इस पत्थर से बने हुए दरवाजे के सामने एक पत्थर से बना हुआ स्क्वायर भी मौजूद होता है और उस एंशिएंट डोर के बीच में काफी दूरी होती है। अब ऐसे सिनेरियो को देखकर शोयान को समझ में नहीं आता आखिर वो क्या करे और क्या सोचे। अब शोयान फाइनली उस दरवाजे के ऊपर जैसे ही देखता है, उसको कई सारे एंशिएंट लेटर मिलते हैं। अब शोयान देखता है वहाँ लिखा है कि एंशिएंट गॉड मेंशन।
अब एंशिएंट गॉड मेंशन को पढ़ने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन अगले ही पल शोयान का दिल ठंडा पड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई एक चीज उसे ऑब्जर्व कर रहा हो, और ऐसी फीलिंग की वजह से शोयान का दिल एकदम हलक पर आ जाता है। अब शोयान काफी अलर्ट होकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वो कोई भी चीज को ढूंढ नहीं पाता। अब एक पल के बाद शोयान जैसे ही अपने सर को नीचे झुकाता है, वो अपने हाथों से एक फायर पिलर को शूट करता है। अब शोयान का वो फायर पिलर नीचे के अंधेरे में फैल जाता है और अभी के लिए शोयान की आंखें भी वहीं पर थमसा गया था। अब शोयान को ऐसा लगता है जैसे उसका स्किन अब बस एक्सप्लोड होने ही वाला है। अब आगे हमें दिखाया जाता है ये जगह जहाँ पर हजारों सालों से डार्कनेस फैली हुई होती है। अब शोयान का वो ब्राइट फायर लाइट इस अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन इस फ्लेम की रोशनी के बाद भी शोयान के पूरे बॉडी में चिल फैली होती है, और तो और उसके ठंडे पड़े शरीर का रीजन नीचे डार्कनेस में प्रेजेंट हुआ वो क्रिएचर था। और ये डरावना सा ह्यूज क्रिएचर ये पूरे एम्प्टीनेस में फैला हुआ था। अब शोयान की आंखें इसके पूरे बॉडी को ध्यान से देखता है, लेकिन दूर के अंधकार की वजह से वो ढंग से इसकी बॉडी को देख नहीं पाता, और ये मिस्टीरियस क्रिएचर पूरे तरीके से पर्पल गोल्ड कलर का होता है और इसके बॉडी को स्केल्स ने कवर करके रखा था। अब शोयान भी अपने सामने प्रेजेंट हुए इस क्रिएचर को देखकर अंदाजा नहीं लगा पाता ये क्रिएचर आखिर कितना बड़ा है, और पिछले कई सालों में शोयान के लिए ये पहली बार है जबकि वो इतने बड़े क्रिएचर को देख रहा है। आखिर शोयान भी नहीं सोच पाता कि ऐसी सुनसान जगह पर आसमान को ढकने वाली बड़ी क्रिएचर मौजूद होगा। अब उस क्रिएचर को बहुत टाइम तक घूरने के बावजूद भी शोयान को पता नहीं लग पाता आखिर ये क्रिएचर क्या है। अब फाइनली शोयान मन ही मन बात करता है, मेरा मिशन था यहाँ पर आना, तो मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए भले ही ये बड़ा सा क्रिएचर शांत हो, लेकिन मैं इसके बॉडी के अंदर से एक डेंजरियस ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ, और ये ऑरा हांटी आंडी और गुईवान के बराबर का है, तो मेरे लिए इस जगह पर लंबे टाइम तक रुकना सही नहीं है। तो अब जब मेरे पास गुईवान और बाकी के लोग मौजूद होंगे तभी जाकर मैं आगे ये एंशिएंट गॉड मेंशन की चीजों को तहकीकात कर सकता हूँ। अब ये सोचते ही शोयान फटाक से पीछे जाने लगता है, लेकिन शोयान करीब करीब 10 कदम ही पीछे लिए होते हैं नीचे प्रेजेंट हुआ वो बड़ा सा क्रिएचर अचानक से मूव करने लगता है, और हालांकि ये मूवमेंट काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी वजह से शोयान की आंखें अलर्ट मोड में एंटर कर जाता है। अब जैसे ही शोयान जानता है ये क्रिएचर अभी भी जिंदा है, वो और भी स्पीडली उस जगह से पुल बैक करने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर खाली स्पेस के अंदर से दो बड़ी बड़ी आंखें जो बंद थी वो अचानक से खुल जाते हैं, और इन दोनों आंखों में हल्का सा रेडनेस होता है, और सिर्फ इस आंखों की साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें 100 फीट का जियान फिट हो जाएगा। और अभी के लिए ये दो बड़ी बड़ी आंखें शोयान के ऊपर लॉक हो चुका था। साथ में एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग प्रेशर शोयान के पूरे बॉडी को ग्रैब कर देता है, जिसकी वजह से शोयान का पीछे जाता हुआ बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाता है। अब इसी टेरिफाइंग टेम्परेचर को अपनी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हुए देख शोयान फटाक से अपने डी स्टेट के सोल को एक्टिवेट कर देता है, और ऐसा करने के बाद ही वो पता लगा पाता है अभी के लिए शोयान एक तरीके की दलदल में फंस चुका है। और जैसे ही इधर शोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, हमें आसपास का स्पेस वाइब्रेट होते हुए दिखाई देता है। अब इसी टाइम पर एक अजीब सा आवाज शोयान के कानों तक पहुंचता है, और वो होता है टूम रीडर, क्या तुम अपने साथ उस एंशिएंट चिड़ को लाए हो? ये सुनकर शोयान देखता है वो डार्कनेस में प्रेजेंट हुआ वो दो बड़े बड़े आंखों को, जो कि अभी के लिए इंडिफरेंट तरीके से उसको घूर रहा होता है। अब आगे शोयान ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अनजाने तरीके से पहुँच गया हूँ, तो अगर मेरे द्वारा आप परेशान हुए हो तो फिर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से अभी के अभी निकल जाता हूँ। अब शोयान की ऐसी बातों को सुन के वो एंशिएंट क्रिएचर कोल्ड आवाज में कहता है, नो एंशिएंट जिड़, हाँ। अब ये सुनने के बाद शोयान जान जाता है वो बड़ा सा क्रिएचर उससे डिसअपॉइंट हो चुका है, जिसके वजह से वो आगे कुछ ना बोलते हुए पीछे जाने लगता है, और पीछे जाते जाते वो अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपनी बॉडी में फैला देता है और बोन विंग्स को इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर पीछे से वो बड़ा सा क्रिएचर कहता है, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम यहीं पे रुको। उसके बाद डार्कनेस से कुछ पर्पल लाइट पिलर रूथलेस तरीके से शोयान के पीछे
भागने लगते हैं। अब इधर श्रेयन जैसे ही उस मिस्टीरियस क्रीचर की हमले को देखता है, वो अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बॉडी को अपीयर करता है। अब जैसे ही श्रेयन अपने मुंह को खोलता है, एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल असॉल्ट सारी दिशाओं में फैलने लगता है। फिर एक ही पल में वो रूथलेस तरीके से उस पर्पल गोल्ड लाइट पिलर के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से बूम बूम साउंड के साथ वो स्पिरिचुअल अटैक एक्सप्लोड होने लगता है। और भले ही शोयान का अटैक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो पर्पल लाइट अभी भी वहीं पर प्रेजेंट था। अब शोयान मन ही मन सोचता है, मैं अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और येलो डिवाइनिंग एंगर के साथ ये पिलर को सटन नहीं कर पाया, तो अब वो दोबारा से अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए 2 और स्पिरिचुअल शॉट लॉन्च करता है। फिर बैंग बैंग साउंड के साथ वो दोनों ही स्पिरिचुअल अटैक हेवी तरीके से उस पर्पल लाइट के साथ जाकर टकरा जाता है और इस बार ये पर्पल लाइट फाइनली बिखर जाता है। लेकिन उसकी बची हुई फोर्स की वजह से शोयान का बॉडी फोर्सफुली 10,000 फुट तक खिसकते हुए जाता है। अब इस एक्सचेंज के बाद शोयान की आंखों में एक गहरा शॉक अपीयर हो जाता है। अब शोयान कहता है, क्या ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, और सिर्फ इस क्रीचर के रैंडम अटैक को संभालने के लिए मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सामने से वो लार्ज क्रीचर कहता है, ट्विस्टेड का सोल। लेकिन ये सुनने के बाद भी शोयान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस रियलम से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे शोयान रैपिड तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, वो पीछे से और एक आवाज सुनता है। अब शोयान अपने साइड में देखता है, एक पर्पल लाइट मिस्टीरियस तरीके से एक सेल में बदल रहा है। अब ये देखकर शोयान फटाक से पैनिक ना करते हुए 2 6 रंगों वाली फायर लोटस को इंस्टेंटली फॉर्म करने लगता है। अब शोयान बिना पीछे मुड़े अपने दोनों ही फायर लोटस को थ्रो कर देता है। फिर तो भयानक सी बैंग बैंग साउंड के साथ 2 एक्सट्राविनेशन फायर लोटस उस लाइट सेल के ऊपर एक्सप्लोड हो जाते हैं और ये दोनों का एक्सप्लोजन काफी ज्यादा भयंकर होता है। लेकिन शोयान के हमले की वजह से वो लाइट सेल बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब जैसे ही वो रे ऑफ लाइट आगे बढ़ती है, वो बिजली की स्पीड से शोयान को टारगेट करने लगता है और इस लाइट रे की वजह से शोयान बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़कर कुछ हैंड साइन को चेंज करते हुए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है और उसे एक पिंक क्लस्टर में फॉर्म कर देता है। अब पलक झपकते ही वो रे ऑफ लाइट शोयान के उस पिंक क्रिस्टल में सीधे जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल इंस्टेंट ही कोलैप्स होने लगता है और ऐसा लगता है इस रे ऑफ लाइट के सामने ये एक्सट्रीमली हार्ड फायर क्रिस्टल कोई भी परेशानी खड़ा नहीं कर पा रहा है। अब 2 क्रैक क्रैक की आवाज आती है जो शोयान के सीने के साथ जाकर टकरा जाता है। अब इसी हेवी अटैक को सफर करने के बाद शोयान का चेहरा इंस्टेंट ही लाल हो जाता है। अब क्रैक साउंड के साथ वो खून को फेंकता है। फिर शोयान का बॉडी इस मोमेंटम का इस्तेमाल करके तेजी से विड्रॉ करने लगता है और अभी के लिए शोयान के खून से उसके कपड़े रंग जाते हैं। इसी टाइम पर वो मिस्टीरियस क्रिएचर कहता है, क्यों ना बच्चे तुम मेरे साथ ही रहो। ये बोलते ही वो लार्ज क्रिएचर शोयान के ऊपर हमला कर देता है। अब इस हमले को जैसे ही शोयान सेंस करता है, वो सोचने लगता है, यार इस क्रिएचर के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा काम है। तो गाइस, आगे आखिर शोयान इस क्रिएचर के हाथों से बच पाएगा या फिर उसका यहीं पर ही काम तमाम हो जाएगा, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज यहीं पर खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।